कदीम चीनी इन शुमाली हबशियों को तीर कमान वाले लोग, लंबे दिनों और ऊंचे सफ़ेद पहाड़ वाले कहा करते थे। इन लोगों में हंसने, बोलने, कहका लगाने की बुरी आदत थी। ज़िंदगी इनके लिए एक अनथक मेहनत थी और नासिर इनके दुश्मन थे। इनकी ज़िंदगी मुसलसल मुसीबतें झेलते हुए गुजरती थी, इसलिए तकलीफ़ों में ज़रा भी कमी होती तो ये हंस बोल लेते। मोजन और इसके मंगोलों का तस्वर यूँ होता कि ये बड़े हंसमुख, हंसी मजाक करने वाले लोग थे और इसका मजाक कभी कभी ऐसा सख्त होता जैसे इनकी सफाकियात। ताई के बाप ने तमोजन से कहा, जब मैंने सुना कि तुझसे लोगों को कितनी सख्त दुश्मनी है तो हमें इसकी उम्मीद ना रही कि तू यूँ वापस आएगा। तमोजन ने कहका लगाया और बेतहाशा मजाक किया। नौकर इधर उधर दौड़ने लगे कि बेरों और मोटे मोटे दुम्बों को काटे और गोश्त के तिक्के तिक्के करे और इसे पकाने का बंदोबस्त करे। मंगोल जंगजू जो यूरोप में दाखिल होने से पहले अपने असला दरवाजे पर छोड़ आए थे, हेमो के बुजुर्गों के दाएं हाथ की तरफ बैठे और पिए और तालियां बजाने दीन। बुरताई मौके के लिहाज से हमो सरदार के हेमे में बाई जानब गलबाज हुआ था। ये इस वक्त तक खामोश रहती जब तक इसकी रुखसती का वक्त आए और वो फिर हेमा छुपती फिरे और तमोजन रस्म के मुताबिक इसका पीछा करे, रस्म के मुताबिक इसकी बहनों और खादमाओं से लड़े और बिलाहिर घोड़े पर बैठ के उड़ा ले जाए। ये इस छोटी सी नाजुक वाली हसीना की मुख्तसर सी शादी की तकरीब थी जो तमोजन के एक टटो पर बैठ के अपने हेमो वाले गांव से रुखसत हुई। 4 साल से वो इसकी आमद का इंतज़ार कर रही थी और अब इसकी उम्र 13 साल की थी। वो यूं सवारी कर रही थी कि इसकी कमर और इसके सीने पर नीले पटके बंधे हुए थे। इसके नौकर अपने साथ एक समूरी लिबास लिए जा रहे थे जो तमोजन की माँ को तोहफे के तौर पर पेश किया जाता। अब वो हाँ की बीवी थी। यूरोप की निगरानी इसका मनसब था और इसका काम था कि ज़रूरत पड़े तो जानवरों का दूध दोए, जब मर्द लड़ने के लिए चले जाएं तो यूरोप की चौपानी करे, हेमों के लिए नमदा तैयार करे, रेशमों की तान से कपड़े बनाए और मर्दों के लिए चप्पलें और मोजे तैयार करे। ये सब इसके फ़राइज़ में थे। बेशक तकदीर ने इसे ऐसे मर्तबे के लिए चुना था जो सब औरतों से बुलंद था। स्त्री ऐसे बुरताई फौजैन के नाम से जानी जाती है जो शहनशाह की बेगम और उन 3 बेटों की माँ बनी जिन्होंने बाद के ज़माने में रोमताल कबरी से बड़ी सल्तनत के रकबे पर हुकूमत की। समोदी लबादे की भी एक अपनी अलग तकदीर थी। तमोजन ने अब ये मुनासिब समझा कि करैत के सरदार तगड़ल के पास जाए और वो अपने साथ अपने नौजवान बहादुरों को तोहफा देने के लिए समूदी लबादे को लेता और सुलह पसंद था। जब तमोजन ने अपने मुंह बोले बाप के दरबार में पहली बार गया तो इसने ताकतवर किरात की मदद ना मांगी, बल्कि तगड़ल ने इसकी रवानगी से पहले इसे याद दिलाया कि इन दोनों के दरमियान आपस में मदद का पैमान है। लेकिन जल्द ही तमोजन को बुरे हाथ से दोस्ताना मदद की दरख्वास्त करनी पड़ी। गोभी के झगड़े दिन ब दिन बढ़ते जा रहे थे। लाफे तवक्को शुमाली मैदानों से एक ताकतवर कबीले ने हमला किया और मुग़ल जिरगे पर यूरश की। ये लोग मरकीत या मकरीत कहलाते थे। ये इलाकों के कदीम बशिंदों की नस्ल से थे। हर लिहाज से ये बड़े करियल जंगजू थे और ये इस जंगजू के रिश्तेदार थे जिसने आज से 18 साल पहले तमोजन का बाप अलोन को उठा कर ले आया था। प्रयास ये है कि वो इस पुरानी रंजिश को ना बुलाए। वो रात को तमोजन के उर्दून में बरकती हुई मशाले फेंकते हुए दौड़ पड़े। तमोजन को इसका मौका मिल गया कि वो घोड़े पर चढ़ कर तीर चलाता हुआ फांसे से बाहर निकल गया, लेकिन बुरताई हमलावरों के चुंगल में फंस गई। कबायली इंसाफ के मुताबिक उन्होंने इसको एक ऐसे शख्स के हवाले किया जो इस शख्स का अजीज़ था, जिसके पास से अलोन अगवा की गई। इस शुमाली जंगजू को मंगोल की दुल्हन के साथ ज़्यादा दिन मज़े उड़ाने का मौका ना मिला। तमोजन, जिसके पास इतने आदमी ना थे कि मरकियत पर हमलावर हो सके, अपने मुंह बोले बाप तगड़ल के पास गया और कौम करियत की मदद मांगी। इसकी दरख्वास्त पर फ़ौरन मंजूर कर ली गई और एक चांदनी रात को मंगोलो किरात ने मिल के हमलावर
کے گاؤں پر یورش کی داستان میں یہ منظر خوب بیان کیا گیا ہے۔ تموجن در بدر ہیموں کے درمیان سواری کرتا جا رہا تھا اور اپنی گمشدہ دلہن کو پکارتا، اس کی آواز سن کے دوڑتی ہوئی آئی اور اس کی لگام پکڑ لی اور اس نے اسے پہچان لیا۔ میں جسے ڈھونڈ رہا تھا وہ مجھے مل گئی، نوجوان منگول نے چلا کے اپنے رفیقوں سے کہا اور اپنے گھوڑے سے اتر پڑا۔ اسے کبھی پوری طرح یقین نہیں ہوا کہ برتائی کا پلوٹھی کا لڑکا اس کے اپنے نقطے سے ہے یا نہیں، لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ برتائی کو ہمیشہ بہت چاہتا تھا اور اس کے بیٹوں کے درمیان اس نے کبھی کوئی فریق نہ کیا۔ اس بچے تھے لیکن یہ لڑکے اس کے چہیتے رفیق تھے۔ دوسری بیویاں اور ان کے بچے داستان میں مبہم ناموں سے بر کے نہیں۔ ایک مرتبہ سے زیادہ ایسا ہوا کہ جب تموجن کی جان کے خلاف کوئی سازش کی گئی تو برتائی نے اپنی جبلت سے پتہ چلا لیا۔ صبح کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اس کے بستر کے کنارے رو رہی تھی۔ اگر دشمن تیرے بہادروں کو جو دیوار کی طرح سر بلند ہیں ہلاک کر ڈالیں گے تو تیرے چھوٹے چھوٹے کمزور بچوں کو کیا حشر ہوگا۔ صحرائی قبیلوں کی ان باہمی لڑائیوں میں کبھی امن کی نوبت نہ آئی۔ ابھی تک ان تمام خانہ بندوشوں میں جو دیواریں چین کے اس پار ویران سرزمینوں میں گما کرتے تھے، مغل ہی سب سے زیادہ کمزور تھے۔ تغرل کی سرپرستی سے وہ قبیلوں کے مغربی حملے سے محفوظ رہا، لیکن مشرق سے تایوت اور بورے جیل کے پرانی دشمنی اور کینہ توزی کے ساتھ اسے پریشان کرتے رہتے تھے۔ صرف لا انتہا جسمانی قوت اور ایک بیریے کی سی جب خطرے کا احساس ہو جائے ہاں کی جان بچا لے۔ تموجن کے جنگجو بہت بہادر تھے۔ ایک مرتبہ وہ بیمار پڑا ہوا تھا، انہوں نے دشمنوں کے خیمے سے اس کے لیے غذا چرائی اور پھر جب میدان میں برف وبا کا سخت طوفان آیا تو اس پر ایک چربی لبادے کا سایہ کیے رکھا جس کی پناہ میں وہ سوتا رہے۔ ایک ایسے ہاں کے یورت میں جس کو وہ درست سمجھتا تھا، ایک ایسے ہاں کے یورت میں جسے وہ دوست سمجھتا تھا، ایک دعوت ہوئی اور اسے پتہ چلا کہ ایک بظاہر سیدھے صاف قلین کے نیچے جس پر وہ بیٹھنے کے لیے اسے کہہ رہا ہے، ایک خندق کھودی گئی ہے۔ جلدی تموجن کو ایسی ہی آفت سے اپنے پورے مغل جن کی جملہ تعداد اب صرف 13,000 جنگجوؤں پر مشتمل تھی، گرما کی چراگاہوں سے سرما کی چراگاہوں کی طرف سفر کر رہے تھے۔ وہ ایک لمبی سی وادی میں پھیلے ہوئے تھے۔ ان کے قبط کے یا ایسے جھگڑے جن پر ہیمے نفس سے رو کے درمیان کھڑکھڑاتے ہوئے چل رہے تھے کہ ہاں کو اطلاع ملی کہ افق پر دشمنوں کا لشکر نظر آیا ہے اور تیزی سے اس کی طرف آ رہا ہے۔ یورپ کے کسی شہزادے یہ دشمن 30,000 تایوت نکلے جو برگاتائی کی سرداری میں یورش کر رہے تھے۔ بھاگنے کے معنی یہ تھے کہ عورتوں اور مویشیوں اور قبیلے کی ساری ملکیت سے ہاتھ دھونا پڑے۔ لڑنے والے دوستوں کو آگے بڑھ کے تایوت کا مقابلہ کرنے میں یہ بات یقینی تھی کہ تایوت چونکہ تعداد میں بہت زیادہ تھے، وہ چاروں طرف سے اس کے آدمیوں کو گھیر کے کاٹ ڈالتے۔ اس کی زندگی کا ایسا نازک لمحہ تھا کہ قبیلے کے نیست و نابود ہو جانے کا ڈر تھا۔ اس وقت ہاں کے فوری فیصلے اور فوری عمل کی ضرورت تھی۔ فوراً وہ اپنے محسوس انداز میں تموجن نے اس نازک صورتحال کا مقابلہ کیا۔ اب اس کے تمام جنگجو اپنے گھوڑوں پر سوار ہو کے مختلف جھنڈوں تلے جمع ہو چکے تھے۔ اس نے دستوں کی ایک صف بنائی جس کا ایک پہلو ایک جنگل کی وجہ سے محفوظ تھا اور دوسرے پہلو پر اس نے گبد کو چھکڑوں کا بڑا سا چکور حلقہ بنایا۔ یہ حلقہ اندر سے خالی تھا۔ اس میں اس نے تمام مویشیوں کو ہنکا دیا اور جکھروں میں اس نے جلدی سے تمام عورتوں اور لڑکوں کو اکٹھا کر دیا۔ لڑکے تیر کمان سے مسلح تھے۔ اب وہ ان 30,000 کے حملے کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار تھا۔ وہ وادی کو طے کرتے ہوئے چلے آ رہے تھے۔ وہ پوری طرح آراستہ تھے اور 500 کے دستوں میں تقسیم تھے۔ ان دستوں میں ایک ایک صف میں 100 آدمی تھے اور اس طرح گہرائی میں 5 صفیں تھی۔ پہلی 2 قطاریں مسلح کانٹے دار جڑی ہوئی زریں، لوہے یا سخت
चमड़े के घोड़े के बालों के तरह लगे हुए थे। घोड़े भी साजपोश थे। इनकी गर्दनों, सीनों और बाजुओं पर चमड़ा मंडा हुआ था। इनके सवार छोटी छोटी गोल गोल डाले और नेज़े लिए हुए थे। नेज़ों की आनी से ज़रा नीचे घोड़ों के बालों के गंचे थे, लेकिन मुसल्लह सवारों की ये सफ़े निकल के बिल्कुल पीछे की सफ़े आगे बढ़ी। इनमें जो सवार थे वो सिर्फ किया हुआ चमड़ा पहने हुए थे और बर्छी और कमानों से मुसल्लह थे। तेज़ रफ्तार घोड़ों पर इन्होंने मंगोलों के सामने अपने हथियार चलाते हुए एक चक्कर काट जोर पोश सवार फौज के लिए पर्दे का काम किया। तमोजन के आदमियों ने, जो इसी तरह मुसल्लह और आरास्ता थे, इसका हमला तीरों की बौछार से जो ताकतवर के जरिए मजबूत बनाया गया हुआ था। ये इब्तदाई जरब ख़त्म हुई और तायूत हल्की सवार फौज चक्कर काट के अपनी पुरानी जगह मुसल्लह ज़दा फौज सफ़ों के पीछे पहुंच गई। फिर जमे हुए दस्तों ने सरपट घोड़े दरा के पेशकदमी की। तब तमोजन ने अपने मंगोलों को इनके मुकाबले के लिए बढ़ाया, लेकिन इसने अपने कबीलों को 1000 के दस्ते में तकसीम किया था और दस्ते में 10 सफ़े थीं। अगरचे इसके पास कुल 13 दस्ते थे और तायूत के 7 दस्ते थे, लेकिन इसके गहरे फौजी हुजम की वजह से तायूत की पेशकदमी रुक गई और इनके आगे के दस्ते मुंतशिर हो गए। अब तमोजन को मौका मिला, वो अपने मुसल्लह दोस्तों को दुश्मन के हल्के दस्तों के मुकाबले झोंक सका। याकों के दुमों वाले झंडे के पीछे पीछे आगे बढ़ रहे थे और चक्करहरा का सख्त मार्का शुरू हुआ। सवार जत्थे गैज़ों चींगते हुए, तीरों की बारिश में सिमटते हुए, छोटी छोटी तलवारों से अपने दुश्मनों को ज़मीन से नीचे खींचते हुए। हर दस्ता का अपना सरदार था। वादी में इस सिरे से इस सिरे तक लड़ाई हो रही थी और जंगजू हमले के बाद मुंतशिर होते, फिर से जमा होते, फिर हमला करते। ये सिलसिला इस वक्त तक जारी रहा जब तक आसमान से दिन की रोशनी रुखसत ना हुई। तमोजन ने मुकम्मल फतह 5-6 हज़ार दुश्मन काट दिए। इसके सामने दुश्मन के 70 सवार लाए गए, जिनकी गर्दनों से ताज़ रवायतें ये कहती हैं कि मंगोल खान ने इस 70 सरदारों को इसी जगह कराहियों में ज़िंदा उबाल दिया। लेकिन ये जुल्म की कहानी तरीन क्यास नहीं। नौजवान खां के दिल में रहम तो खैर बिल्कुल ना था, लेकिन वो मजबूत जिस्म वाले कैदियों से काम लेना खूब जानता था।